Hello everyone, welcome to the class 9 Civic Constitutional Design, a chapter. Okay, myself Mrs. Rama Bhabri. Today we will be discussing about the topic philosophy of the Constitution. Students, in the last video we have discussed about the ideas, the guiding values of the Constitution. B.R. Ambedkar ji, Gandhi ji, इनके जो वैल्यूज़ थे, इनकी फ़िलॉसफी थी टू अपग्रेड द सोसाइटी, इनके बारे में हमने पढ़ा. ऑल दीज आइडियाज़ हैव बीन सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. उनकी फ़िलॉसफी जो है वो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में वो रिफ्लेक्ट करती हैं. और जिस वैल्यूज़ को लेकर इंस्पायर्ड हो करके हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक जंग लड़ी थी आज़ादी की, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट भी किया. ठीक है, और हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिफ्लेक्ट भी करता है. These values are embedded in the preamble of Indian Constitution. Embedded का मतलब होता है कि उसमें समाया हुआ है. ये जितनी values थी ना, to upgradement, upliftment of the society, the complete society, ठीक है, जो डाउन ट्रोडन है, each and everybody will be getting the equal rights. इन सब ये जो values हैं, ये सारे के सारे preamble में समाई हुई है हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में. If these values are embedded in the preamble of the Indian Constitution, then let us know about what do we mean by the preamble. Preamble से हम क्या समझते हैं. ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि preamble जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. पूरे संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है वो preamble में रिफ्लेक्ट करता है, नज़र आता है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज एंड दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल में कई बातें ऐसी कही हुई गई हैं जहाँ पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिल करके जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उनकी वैल्यूज़ क्या थी और उसको किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था. ठीक है, या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. ठीक है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनका फोकस पॉइंट क्या था, वो सब का सब जो है वो नज़र आता है प्रियम्बल में. किस में नज़र आता है? प्रियम्बल में. सो इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट. द प्रियम्बल क्या है? How can we define it? It is an introductory statement of the basic values of the Constitution. It contains the philosophy on which the entire Constitution is based. Fine. Now, who has drafted the preamble? The question arises that who has drafted the preamble? When Constitution जब बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब अपना काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उस वक्त 13 दिसंबर 1946 जो है 46 इज मिसिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज नोट इट डाउन, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया. क्या प्रपोज किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. Objective resolution, it was proposed by नेहरू जी. उसमें कुछ गाइडलाइंस थी. ठीक है, और वो गाइडलाइंस वो क्या चाहते थे जो उन्होंने प्रपोज किया था कि हिंदुस्तान सॉवरजिन हो, रिपब्लिक हो, और एक एक बातें डिटेल में लिखी हुई. द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन इन द डिटेल. एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करी एंड यूनियन ऑफ द स्टेट की बात करी. अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने भी प्रोमिनेंट फिगर, बिग पर्सनालिटीज़, हाईली नॉलेजेबल पीपल जो बैठे हुए थे हिंदुस्तान के, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे और उन्हें पता था ये सारी प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़, ये सारी फिलॉसफी के बारे में पता था, तो बहुत ईजिली उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट भी करा. कोई रिवोल्ट नहीं हुआ. और 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या इसे शॉर्ट में हम लोग OR भी बोलते हैं. ठीक है, 26 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास. It was accepted by all the members of the Constituent Assembly.
ठीक है। अब देखिए, हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट करा, तो किसका नाम आएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आएगा। ठीक है, ये दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। प्रियम्बल जो है वो सारा रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिखा हुआ है उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में जब वो सारी बातें लिखी, वो सारी फिलॉसफी, वैल्यूज़ जिनको लेकर के हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और उसको उन्होंने नर्चर किया, उसको केयर किया, उसको प्रोटेक्ट किया। ये नहीं कि सिर्फ उस वक्त वो आवाज़ उठी और फिलॉसफी दिमाग में आई और लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफत में हुई और उसे भूल गए। उसे भूले नहीं, उसको उन्होंने नर्चर किया। नर्चर का मतलब होता है कि उसे प्रोटेक्ट करा और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ले करके आए। एंड इट इज़ बीइंग एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑल्सो। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द प्रियम्बल। प्रियम्बल, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे प्रियम्बल जो है ये कहाँ से आया ये शब्द? ये लैटिन वर्ड है प्रियम्बुलस. प्रियम्बुलस, इट्स अ लैटिन वर्ड. इसमें एग्जैक्टली प्रियम्बल में है क्या? ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इसके अपने एक पर्पस हैं, फिलॉसफी है, यूजेस हैं, आइडियाज़ एंड एस्पिरेशन, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ आपको जो है इसमें नज़र आ जाएगा। सब कुछ इसमें नज़र आएगा प्रियम्बल में। इतनी खूबसूरती से प्रियम्बल को लिखा गया है। अब आप देखेंगे कि ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दे मेड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो नर्चरिंग पॉइंट है, जो इसका नेचर है, इसका नेचर ऑफ द प्रियम्बल जो है वो पांच आप देखिए, 5 वर्ड्स आपको नजर आएंगे. ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से. अगर आपके पास बुक है तो बुक आप सामने खोल करके एनसीईआरटी की बुक आप देख सकते हैं, जहाँ पे प्रियम्बल के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है. वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स क्या? कोई बाहर से तो आया नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, हमने किसी बाहरी को नहीं लिया, फॉरेनर्स को नहीं लिया, आउटसाइडर्स को नहीं लिया. हम खुद, नो बडी फ्रॉम आउटसाइड केम टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम सब लोगों ने मिल करके बनाया. हम सब लोग मतलब कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे. ठीक है, अब हम तो गए नहीं थे, आप भी नहीं गए थे. ठीक है, अब आप कहेंगे उस टाइम तो हम थे ही नहीं, हमारी फैमिली से भी कोई नहीं गया था. लेकिन कौन कौन लोग इसमें इंक्लूडेड थे? तो हमारे देश के बहुत ही बड़े ज्ञानी, बहुत ही प्रोमिनेंट लोग थे, अपने अपने फील्ड में उनको ज्ञान था. वो सारे के सारे इलेक्टेड लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जिन्होंने फॉर्म करा था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. ठीक है, अब वो क्या है, वो हमारे सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव हुए. इसलिए हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वी द पीपल ऑफ India. We the people of India means we all. It's we the Indians together made the constitution. This shows the power of the people. This shows the power of people. अब देखिए पहली लाइन ही कितनी स्ट्रांग है, कितना अपनापन है इसमें. ठीक है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into. हम सब लोग मिलकर के इस वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into के बाद जब आप देखेंगे 5 शब्दों का इस्तेमाल है: sovereign, socialist, secular, democratic एंड रिपब्लिक. ये आप इस तरह से समझिए, ये 5 चीज़ें जो है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. ये हमारे नेचर ऑफ द पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई ये इसका नेचर है. ठीक है, तो ये जो नेचर है, हम इसके बारे में, इसके वैल्यूज़ के बारे में हम देखिए ज़रा. ठीक है, अब इसमें जो पहला शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है आपका सोवर्जिन. हिंदुस्तान जो है वो सोवर्जिन कंट्री है. अब सोवर्जिन का मतलब क्या है कि हम किसी भी बाहरी ताकत को अपने निजी कामों में किसी भी तरह से, निजी काम मतलब कि हमारे हिंदुस्तान के कोई भी मैटर हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, कोई भी मैटर हो, हम इंटरफेयर नहीं करने देंगे. ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है.
हम अपने आप में सक्षम हैं अपना काम करने के लिए। हिंदुस्तान अपने आप को संभाल सकता है। पीपल हैव अ सुप्रीम राइट टू मेक अ डिसीजन ऑन ए इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल मैटर। चाहे हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर हो, आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, हमारा पूरा हिंदुस्तान इस बात में कैपेबल है। ठीक है। एंड पीपल हैव अ सुप्रीम राइट टू मेक अ डिसीजन ऑन अ इंटरनल as well as external matter. No external power can dictate the government of India. That is what the word sovereign it means. Next comes a socialist. Socialist का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ठीक है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. Government should regulate the ownership and land and industry to reduce the socio-economic inequality. रशियन रेवोल्यूशन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस बात का ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे एक वर्ड सोशलिज्म, सोशलिस्ट, ये बार बार आ रहा था कि समाज में हर किसी के पास लैंड होने का अधिकार हो, अमीरी गरीबी का फ़र्क कम हो, तो वेल्थ जो भी जनरेट हो रहा है सोसाइटी से, वो समाज में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसके बारे में। लेकिन देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो लिखी जा रही थी, तो हम वैल्यूज़ एंड फिलॉसफीज़ की जो हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आप देखेंगे हर प्रोमिनेंट फिगर जो था, जिसको देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत लगाव था कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए कि समाज में जो है वो कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है। किसी भी तरह का जो है वो भेदभाव ना हो। और नेहरू जी और गांधी जी, बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट फिगर, ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर से पावर्टी, गरीबी को हटाया जाए। ठीक है। और सभी के पास जो है इतना मतलब कि धन हो कि वो अपना जीविका जी सके। वेलफेयर ऑफ द स्टेट की उन्होंने बात करी, जो कि इसमें रिफ्लेक्ट करती है सोशलिस्ट में। ठीक है। तो अब आप आइए यहाँ पे सेकुलर में। ठीक है। सेकुलर वर्ड जो आ रहा है, सेकुलर वर्ड में आप समझ रहे होंगे, काफ़ी बहुत कई बार इस्तेमाल होता है, न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे आप लोग कि सिटीजन्स हैव ए कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष. किसी भी पर्टिकुलर धर्म के पक्ष में हिंदुस्तान की सरकार नहीं है. ठीक है। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. सिटीजन्स हैव ए कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी गुरु को आप फॉलो कर सकते हैं. नहीं करना है मत करिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है. लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया हुआ है. गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट. फाइन. चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो, तो आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो मीडिया के थ्रू सभी लोगों को बधाइयाँ देते हैं. ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट अ सेकुलरिज्म. तो हिंदुस्तान कैसे कंट्री है? वो सेकुलर कंट्री. दिस इज द नेचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. देन कम्स डेमोक्रेटिक, a form of government where the people enjoy the equal political rights, elect their rulers, and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. हमें वोटिंग करने का अधिकार है. हमें अगर एज ए कैंडिडेट हम कहीं पे खड़ा होना चाहते हैं, एमएलए, एमपी के लिए, इलेक्शन के लिए, वो भी हमारा अधिकार है एक हिंदुस्तानी होने के नाते. और गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आप इलेक्ट करके भेजते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि हमने इलेक्ट करके भेजा है. ठीक है. एंड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इज रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स. वो बेसिक रूल्स भी जो है हमारे संविधान में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए डेमोक्रेटिक. ठीक है. ये डेमोक्रेटिक कंट्री है. सभी पॉलिटिकल राइट्स हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, और गवर्नमेंट बेसिक रूल्स को फॉलो करती है. इज इट क्लियर? नाउ कम्स टू द रिपब्लिक. रिपब्लिक का क्या मतलब हुआ कि
देखिए, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार हमें बात कह रहे हैं, इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि ये 5 नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट द हेरिडेटरी। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, या कोई इलेक्ट होकर के आ गया है तो उसने अपना जो है डिक्टेटरशिप अपना शुरू कर दिया, तानाशाही शुरू कर दिया कि नहीं भाई मेरे ख़ानदान से ही जो है मेरा बेटा या बेटी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग जो है हमारे यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो, पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, काउंसलर्स हो, कोई भी हो, ठीक है, सब इलेक्टेड हैं। फिर आता है अब एक ऑब्जेक्टिव। अब 5 हमने इसको पढ़ा, अब 4 चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। ये 4 चीज़ें क्या हैं, ठीक है, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये फोकस पॉइंट है कि इतनी सारी बातें हमने इनके नेचर के बारे में बात करी, 5 नेचर्स की। अब हमें इसको अचीव करना है। कौन कौन सी चीज़ें और अचीव करनी है? जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिन वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि दैट इज़ बीइंग एम्बेडेड इन अ प्रियम्बल, जिस फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं, ये अब सामने नज़र आ रही है हमारे प्रियम्बल में कि जस्टिस जो है वो सभी को बराबर हो, न्याय जो है प्रत्येक नागरिक को बराबरी से हो, न्याय के जो न्याय की देवी है, ठीक है, उसके सामने सभी लोग इक्वल हैं। Justice, citizen cannot be discriminated on the basis of the caste, religion, gender. Some inequalities have been reduced. Social inequalities जो है उसको social inequalities have to be reduced. उसको ख़त्म करना है, ठीक है। जो आप समझ रहे हो कि समाज में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ जो है वो धर्म और जाति और जेंडर को लेकर के है, जिसे कि टोटली ख़त्म करना है। तो ये जस्टिस है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप या डाउन ट्रोडन जो कम्युनिटी है हमारे लिए, हमारे समाज में, तो उनके लिए हमें काम करना है। इसको हम न्याय करते हैं। जो एकदम बहुत नीचे हैं किसी वजह से, धन की वजह से या धर्म जाति की वजह से, तो उनको और ऊपर अपग्रेड करा जाए, ठीक है। दैट इज अ जस्टिस। देन कम्स अ लिबर्टी, सभी लोगों को लिबर्टी है। कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर भी नहीं लगाया जा सकता है। देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट वे दे थिंक, how they wish to express their thoughts, the way they wish to follow up their own thoughts, ठीक है। वो जितने भी थॉट्स हैं आपके, आपके एक्शंस हैं, आप जो करना चाहते हो करिए, उसकी पूरी इजाज़त, लिबर्टी जो है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सभी लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी, all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended, and the government should ensure the equal opportunity to all. सरकार का ये धर्म है, इनका कर्म है कि वो हमारे समाज में सब लोगों में इक्वलिटी लाने के लिए वो मतलब कि इसको इंश्योर करें, ठीक है, किसी भी तरह की मतलब कि भेदभाव ना हो। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? भाईचारा की भावना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। धर्म जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे किसी को भी नीचा या इन्फीरियर ना समझा जाए। देखिए कितनी बड़ी बातें जो है हमारे प्रियम्बल में कही गई है, इसको हमने अडॉप्ट भी करा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ वैल्यू और फिलॉसफी कही नहीं गई, ठीक है, बोली नहीं गई, उसको जो है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसने अडॉप्ट भी किया। 26 November 1949, the constitution it was adopted, and 26 January 1950 में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो ये प्रियम्बल जो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई होप दैट आप लोगों को इस बात एकदम क्लियरिटी हो चुकी होगी कि प्रियम्बल क्या है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
It contains the philosophy. Okay. Thank you so much for listening.